नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक बहुत ही पुराने समय से जुड़ी हुई कहानी है। ये कहानी एक ऐसे राजसी परिवार की है जिनकी पुश्तें लगभग लगभग अब खत्म हो चुकी थी। उनके पुश्तों में अब कई सालों बाद सिर्फ और सिर्फ एक बेटा, बहू और उनकी छोटी सी बेटी थी। वो हमेशा इस बात को लेकर अपने पति से शिकायत किया करती थी कि क्यों वो कभी भी अपनी पत्नी को अपनी पुश्तैनी घर को दिखाने के लिए नहीं लेकर जाता है। लेकिन पति हमेशा इस बात को कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करता था। उसका नाम था शेखर और शांति। वो हमेशा शेखर से इसी बात के बारे में कहा करती थी। वो ये बात भी कहती कि उसने कभी आज तक ऐसी पुरानी कोई हवेली, महल, कोई चीज़ नहीं देखी है, और जब ये हमारी ही खानदानी हवेली है, महल है, तो क्यों ना हम उसे एक बार देखने के लिए जाएं। लेकिन हमेशा शेखर के मना करने के बाद वो चुप लगा जाया करती थी। धीरे धीरे अब उसकी बेटी लगभग 9 साल की हो चुकी थी और माँ की इस जिद को सुनते सुनते बेटी के भी मन में ये बात अब धीरे धीरे घर करने लगी थी कि अगर हमारे परिवार में कोई और है या हमारा कोई घर है तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते। गर्मी की छुट्टियों में भी पापा, मैं हमेशा यहीं पर रहती हूँ, ऐसा क्यों है। बेटी अपने पिता से आज बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। पिता ने आज पहली बार अपनी बेटी को इस जिद की वजह से डांट कर चुप करा दिया। ये बात बेटी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन बेटी जैसे तैसे रोते धोते मान गई। तभी अचानक शेखर को कोई कॉल आ गया और शेखर अपने काम के लिए 1 हफ्ते के लिए कहीं शहर से बाहर चला गया। शेखर के घर से बाहर जाने के पहले उसने अपनी बेटी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज शेखर का डांटना उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा चुभ गया था। इसलिए वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शेखर को काफ़ी देर हो रही थी, जिसके वजह से शेखर अपनी पत्नी शांति को समझाते हुए वहाँ से जा चुका था और शांति ने जैसे तैसे अपनी बच्ची को शांत कराया, मनाया और आखिरकार बेटी शांत हो गई। लेकिन अभी भी उस बच्ची का सवाल अपनी माँ से भी यही था, माँ, अगर हमारा कोई और दूसरा घर है तो हम ऐसे गर्मी की छुट्टियों में यहीं पर क्यों रहते हैं, हम वहाँ घूमने क्यों नहीं जाते, पापा हमें हमेशा मना क्यों करते हैं। माँ के पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं था और माँ ने इन सवालों को टालते हुए बच्ची का दिमाग भटका दिया, जो कि माँ के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती है। और थोड़ी ही देर में बच्ची और माँ दोनों नॉर्मल हो गए, लेकिन शांति के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी। वो अपने कमरे में चली गई और जाकर कुछ ढूंढने लगी। काफ़ी देर तक पूरे घर को उथल पुथल करने के बाद आखिरकार उसको वो चीज़ मिल गई जो कि वो ढूंढ रही थी। वो थी एक डायरी जो कि उसका पति शेखर कई सालों पहले लिखा करता था। अब उसने वो डायरी लिखना बंद कर दिया था। शांति के हाथ में जब वो डायरी लगी, तब उसने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में वो कुछ खास चीज़ ढूंढ रही थी। कुछ ही पन्ने पलटने के बाद उसे वो खास चीज़ मिल चुकी थी और उसने अपनी बेटी के कमरे में जाकर बड़े प्यार से अपनी बेटी को कहा, बेटा, आपको सच में कहीं घूमने जाना है। बेटी ने खुश होते हुए उछलकर अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, हाँ मम्मा, मुझे घूमने जाना है। और
तभी शांति ने कहा, ठीक है, फटाफट अपने कपड़े पैक करो और तैयारी करो, हम आज ही निकल रहे हैं। इस पर बेटी ने खुश होते हुए पूछा, मम्मा हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? इस पर शांति ने कहा, बेटा ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बेटी ने बड़े प्यार से कहा, क्या मम्मा? इस पर शांति ने कहा, आपको मुझसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, ये बात आप किसी भी हालत में आपके पापा को नहीं बताओगे। बेटी ने भी बड़े प्यार से अपने माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए प्रॉमिस कर दिया और तुरंत दोनों अपनी पैकिंग में लग चुकी थीं। दोपहर होते होते दोनों की पैकिंग हो चुकी थी और दोनों गाड़ी में एक साथ बैठकर उस जगह के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर की सफ़र के बाद अब शायद वो जगह आ चुकी थी। शांति ने वहाँ पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते ही उसकी बेटी का मुंह खुला का खुला रह गया। उस जगह को देखकर, उस जगह की खूबसूरती को देखकर, वो जगह आलीशान महल की तरह थी। उसका बागीचा बिल्कुल जैसे उसने आज तक टीवी में देखा था वैसा ही था। लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा, चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें। वो घर इतना पुराना होने के बाद भी अपनी खूबसूरती अभी भी बचा कर रखे हुए था। उस घर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। वो एक ऐसा घर, एक ऐसा महल, एक ऐसी हवेली जिसको देखकर कोई भी उसके तरफ खिंचा चला आता। उस घर को, उस हवेली को, उस महल को देखते देखते आखिरकार अचानक से शांति का हाथ किसी ने ज़ोर से पकड़ा और बोला, मम्मा ये हम कहाँ आए हैं? ये क्या हमारी हवेली है, हमारा घर है? शांति ने प्यार से अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, इसीलिए आपको ये बात अपने पापा से छुपा कर रखनी है। हम दोनों यहाँ आए हैं, ये बात आपके पापा को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। बेटी ने हाँ में सर हिलाया और उछलते कूदते घर के अंदर जाने लगी। घर के अंदर जाते वक्त ही अचानक से उनका रास्ता एक काली बिल्ली ने काट दिया। ये देखकर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन शांति के मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लगे। लेकिन वो ठहरी शहर में रही, पली बड़ी, मॉडर्न ख्यालात की लड़की, इस वजह से उसने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया और वो वापस से अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाने लगी। तभी अचानक उसके और उसकी बच्ची के सामने एक मरा हुआ कौवा, जो कि लग रहा था बाकी पक्षियों ने उसे चोंच से मार मार कर वहाँ पर गिरा दिया है, वो खून से लथपथ, जिसका खून सूखा हुआ था, उसे देखा। उसे देखकर भी शांति थोड़ा घबराई, लेकिन बेटी ने तुरंत अपनी माँ का हाथ खींचते हुए उस महल की तरफ आगे लेकर जाने लगी। दोनों अब महल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। उस महल की सुंदरता, उस महल की भव्यता बाहर से जितनी थी उससे कई गुना बढ़कर अंदर से थी। वो महल इतना खूबसूरत था जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। उस महल को चारों तरफ से देखते वक्त शांति के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर ये जगह इतनी सुंदर है तो हमारे पति ने हमेशा हमसे ये बात छुपाई क्यों? मुझे इस जगह पर कभी आने क्यों नहीं दिया? तभी अचानक उसकी बेटी उसका हाथ छुड़ाकर महल में इधर उधर घूमने के लिए निकल गई और शांति वहीं खड़े होकर एक एक चीज़ों को आंखें फाड़ कर देखे जा रही थी। वहाँ की सारी चीज़ें एक से बढ़ के एक कीमती चीज़ें थी। थोड़ी देर बाद जब उसका इन चीज़ों को देखकर मन भर गया, तब उसने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया और थोड़ी देर में
उसे उसकी बेटी मिल गई और बेटी ने मिलते ही माँ को बताना शुरू कर दिया, मम्मा इस महल में तो बहुत सारी मेरी उम्र की लड़कियां रहती हैं, सब मेरी दोस्त बनना चाहती हैं, ये महल बहुत अच्छा है, पापा को बोलो ना हम यहीं पे रहेंगे, मुझे यहाँ खेलने के लिए कितनी सारी दोस्त मिल जाएंगी, वो बोल रही हैं वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। लेकिन शांति ने उसकी बातों पर उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, हाँ हाँ बेटा, मैंने आपको कहा है ना पापा को इस बारे में अभी कुछ मत बताना, यहाँ आकर रहना है, लेकिन कैसे क्या करना है ये मैं बाद में आपके पापा से बात कर लूँगी, आप बस चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो। और दोनों कमरे में एक साथ जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई इंतज़ाम तो नहीं था खाने पीने का, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर बाहर खाना खाने के लिए साथ में जा चुकी थी। और अचानक जब वो लौटकर आई तो उन्होंने देखा महल में किसी भी तरह की रोशनी उन लोगों ने तो की नहीं थी, लेकिन पूरे महल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लग रहा था जैसे लालटेन या फिर कैंडल की रोशनी जल रही हो। ये देखकर शांति को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस महल में सच में हमारे अलावा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर महल के अंदर जा चुकी थी। महल के अंदर जाते ही उसे वो रोशनी अब दिखाई नहीं दे रही थी। महल में घना गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। वो पूरी तरह से अब परेशान थी, लेकिन उसने इन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी। ट्रैवलिंग की वजह से दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। दोनों गहरी नींद में सो चुके थे और रात के करीब 2 बजे अचानक से शांति की नींद खुल गई और शांति ने जब बिस्तर पर देखा उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन काफ़ी आवाज़ें लगाने के बाद भी उसे उसकी बेटी आवाज़ नहीं दे रही थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी बेटी को घूम घूम कर महल में ढूंढने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक घूमने के बाद भी उस महल में उसे अपनी बेटी का पता कहीं नहीं चल रहा था। वैसे भी वो महल बहुत बड़ा था, उस महल को पूरी रात में घूमना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था और वो घूमती जा रही थी, आवाज़ देती जा रही थी। तभी अचानक एक दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आने लगी और तुरंत भागकर शांति उस दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे के बाहर से अपनी बेटी को आवाज़ दी। अपनी बेटी को आवाज़ देते ही तुरंत अंदर से आवाज़ आई, हाँ मम्मा मैं यही हूँ, मैं पता नहीं कैसे बंद हो गई, आप ये दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। और शांति ने तुरंत एक झटके से वो दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा वो कमरा पूरा का पूरा खाली था। उस कमरे में कहीं भी उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। ये देखते ही उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। वो एक तरफ से अपनी बेटी को ढूंढती और दूसरी तरफ से अपनी बेटी को तेज़ तेज़ आवाज़ें देती। तब तक अचानक पीछे से उसकी बेटी आकर उससे लिपट गई और उसने कहा, मम्मा मैं यहाँ हूँ, आप मुझे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। इस पर शांति के जैसे होश उड़ चुके थे। उसने कहा, बेटा अभी तो आप मुझे इस कमरे के अंदर से आवाज़ दे रहे थे, आपने कहा आप इस कमरे में बंद हो गए हो, आप बाहर से कहाँ से आ रहे हो। लेकिन बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मा वो मेरी दोस्त होगी, मैंने आपको बताया था ना, वो भी हमारे साथ यहीं रहती हैं और मैं ना हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, वो मुझे सोने ही नहीं दे रही, वो मुझे खेलने के लिए यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आ गई थी। चलिए अब हम जाकर सो जाते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर शांति को अब थोड़ा डर लगने लगा। उसे बार बार
उस कमरे में किसी के होने का एहसास तो हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसे अब काफ़ी अजीब-अजीब सी चीज़ें ये सारी लग रही थी, लेकिन वो यहाँ पर रुककर सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए उसने अभी भी जाने का फैसला नहीं किया और दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करने लगीं। दोनों कमरे में जाकर आराम कर ही रही थीं कि सुबह कब हो गई, दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। कल की थकावट, पूरे रात की भागा-भागी, उन दोनों की थकावट जैसे दूर हुई ही नहीं थी। शांति को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर किसी ने डंडों से मारा हो। उसके पूरे शरीर में आज दर्द हो रहा था। वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को इन चीज़ों का एहसास नहीं होने दिया और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर थोड़ा बहुत नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे तकलीफ़ आज इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो आज अपने कमरे में ही आराम करना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को बाहर जाकर खेलने को कह दिया और खुद कमरे में दवाई लेकर आराम करने लगी। तभी अचानक से शांति के कानों में अपनी बेटी के जोर जोर से हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। शांति जब उठकर अपनी बेटी को देखने के लिए आई, तब उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी बेटी लगातार किसी से बातें कर रही थी, किसी के साथ खेल रही थी। कोई उसे झूले पे लगातार तेज तेज झुला रहा था और जब झूला ज़्यादा तेज होता, तब शांति की बेटी खुशी के साथ साथ थोड़े डर से चिल्लाने लगती और फिर धीरे करने को कहती। ये सारी बातें देखकर शांति के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। शांति अब इस जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी। अब उसे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये बात उसकी बच्ची की थी। शांति ने आज ही फैसला किया कि वो अपनी बच्ची को लेकर वापस जाएगी और अपने पति से इस बारे में सारी बातें पूछेगी। उसने ऐसा ही किया। वो तुरंत भागकर अपनी बच्ची के पास गई और जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आ गई। बच्ची ने भी पता नहीं क्यों, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं किया और शांति ने उसे अपने कपड़े पैक करने के लिए कहा। इस पर बच्ची ने कहा, मम्मा अब हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर शांति ने कहा, चुपचाप मैंने जो कहा है वो करो, अपने कपड़े पैक करो, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। इस पर शांति की बेटी ठहाके लगा लगा कर अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ये बात सुनते ही शांति की जो बची खुची हिम्मत थी वो वहीं पर टूट चुकी थी। शांति अब समझ चुकी थी कि शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर भी उसने तुरंत अपनी बच्ची का बैग लिया, खुद का बैग लिया और तेजी से उस महल से निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक महल के सारे दरवाजे बहुत तेज आवाज़ के साथ बंद हो चुके थे और शांति बार बार हर दरवाजे को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो चाह कर भी किसी दरवाजे को हिला तक नहीं पा रही थी। वैसे भी इतने ऊंचे ऊंचे भारी दरवाजे अगर बंद हों तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन है। इस वजह से अब शांति थक चुकी थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र अचानक से सामने गई। उसने देखा वहाँ पर कम से कम 50 लड़कियाँ सेम उसी की बेटी की उम्र की, कुछ उनके उम्र से बड़ी, और वो सारी लड़कियाँ झुंड में वहाँ पर खड़ी थीं
और वो लड़कियां बार बार उसकी बेटी की तरफ देखकर कह रही थी, इसे भी हमारे साथ जाने दो, ये भी हमारे परिवार की ही लड़की है। तो जब हमें ज़िंदा नहीं छोड़ा गया तो हम इसे यहाँ से ज़िंदा कैसे जाने दें? तुम इसे लेकर नहीं जा सकती, इसे यहाँ छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनते ही शांति अब डर से कांप रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। लेकिन लग रहा था जैसे उसकी बेटी पर उन सायों का कोई सम्मोहन काम कर रहा है। वो अपनी माँ के पकड़ से छूटकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी और वो आगे बढ़ते बढ़ते उन सायों के साथ देखते देखते तुरंत उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। वो अब पागल की तरह अपनी बेटी को पूरे महल में ढूंढे जा रही थी, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिल रही थी। आखिरकार थक हार कर उसे अपने पति को फ़ोन लगाना पड़ा और जब उसने फ़ोन लगाकर सारी बातें अपने पति को बताई, पति गुस्से से पहले तो चिल्लाने लगा, मैंने अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया था तो मैंने कुछ सोच कर मना किया था। तुम क्या सोचकर वहाँ चली गई? तुम्हें पता भी है हमारे इतिहास में लड़कियों को कभी भी पैदा नहीं होने दिया जाता था, या अगर लड़कियां पैदा होती थी उन्हें होते ही मार दिया जाता था। ये वही लड़कियां हैं जिनकी आत्मा की वजह से अब वहाँ पर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। तुम क्या सोचकर हमारी बेटी को वहाँ लेकर चली गई यार? तुम समझ नहीं रही हो, हमारी बेटी की ज़िंदगी अब खतरे में है। इस पर शांति खुद रोते रोते पागलों की तरह उससे सवाल करने लगी, मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचा लूँगी, तुम जल्दी बताओ मुझे, मैं मेरी बेटी को कैसे बचा सकती हूँ? इस पर पति की उधर से आवाज़ आई। उसने कहा, तुम महल के पिछले हिस्से में चली जाओ। वहाँ पर पहले एक कुआं था जहाँ पर मारकर सारी लड़कियों को पानी में फेंक दिया जाता था। मुझे जहाँ तक उम्मीद है सारी लड़कियाँ वहीं होंगी और हमारी बच्ची भी। अब तो उस कुएं का पानी सूख चुका है, लेकिन तुम देखना, अगर तुम अपनी बच्ची को वहाँ ढूंढ सकती हो तो हमारी बेटी तुम्हें वहीं मिलेगी। तुम जाओ, जल्दी जाओ, मैं भी वहाँ कोशिश करता हूँ जल्दी पहुँचने की। और इतना कहकर तुरंत दोनों ने फ़ोन काट दिया। शांति भागकर तुरंत जैसे तैसे महल के पिछले हिस्से में पहुँच चुकी थी। सच में वहाँ पर कुआं था। उसने कुएं के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अंधेरा था। वो लगातार अपनी बेटी को आवाज़ें दिए जा रही थी। उसके कई आवाज़ें देने के बाद आखिरकार उसकी बेटी की आवाज़ आई और उसने कहा, मम्मा, मुझे इन लोगों ने यहाँ पकड़ कर रखा है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे बचा लो प्लीज़, मैं यहाँ हूँ, यहीं इस कुएं के अंदर। ये सुनते ही जैसे शांति के अंदर एक अलग सा जोश आ चुका था। वैसे भी एक माँ से ज़्यादा बढ़कर अपनी बच्ची की रक्षा कौन कर सकता है। उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो तुरंत उस कुएं में उतरने लगी। उस कुएं में उतरने के लिए अच्छी खासी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। उस कुएं में वो पूरी तरह से अंदर उतर चुकी थी। उसने देखा उसकी बेटी वहीं है, वहीं अकेले बैठी हुई है। वहाँ पर उस वक्त उनमें से कोई भी लड़कियाँ नहीं थीं और वो तुरंत लपक कर अपनी बेटी के पास पहुँच गई। उसने तुरंत अपनी बेटी को उठा लिया और अपनी बेटी को उठाते ही उसने तुरंत ऊपर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। वो तेजी के साथ ऊपर चढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कहीं कोई उन दोनों को रोक न ले, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हुआ।
वो दोनों कुएं के बाहर आ चुके थे और उसके पति ने ये भी बताया था कि तुम्हें अगर वहाँ से निकलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। वो अपने पति के कहे के मुताबिक वहाँ पर जितने इनके खानदान के पुराने बुजुर्ग लोग थे, मतलब मर्द, सबकी तस्वीरें वहाँ पिछवाड़े में अपने साथ लेकर आई थी और उसने तुरंत अपने पति के कहे मुताबिक उन तस्वीरों में पेट्रोल डालकर आग लगाना शुरू किया और बारी बारी करके उन सारी तस्वीरों को उन्हीं कुएं में फेंक दिया। और ऐसा करके कुएं से बहुत तेज तेज चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी, लेकिन उसको वहाँ उस वक्त रुकने के लिए उसके पति ने मना किया था। वो तुरंत अपनी बेटी को गोद में लिए हुए भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुकी थी। अब वो गाड़ी में बैठ चुके थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन पति ने इन चीज़ों के लिए मना किया था और आखिरकार वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। सड़क पर काफ़ी आगे पहुँचने के बाद उसके पति का दोबारा उसके फ़ोन पर कॉल आया और पति से बात करके उसने वहाँ के सारे हालात के बारे में बता दिया। पति ने ये कहा कि वो तुरंत ही कल घर वापस आ रहा है और ऐसा ही हुआ। जब उसका पति घर पर आया तब उसने अपने खानदान के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, हमारे परिवार में एक समय के बाद पूर्वजों ने ऐसी रीति चलानी शुरू कर दी कि वो नहीं चाहते थे लड़कियों का जन्म हो। इसके पीछे क्या बात थी हमें ये बात नहीं पता, लेकिन तब से हमारे खानदान में लड़कियों को मारने की प्रथा सी चल पड़ी और उसके बाद से हमारे परिवार में कभी भी कोई भी लड़की अगर जन्म लेती तो उसे हर हाल में मार दिया जाता और मार कर उनकी लाशें उसे कुएं में फेंक दी जाती। इस वजह से उस परिवार में एक समय के बाद लड़कियों का जन्म होना ही बंद हो चुका था और कुछ समय बाद तो लड़के का जन्म होना भी बंद हो चुका था। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर हमारे उस समय के पूर्वज ने अपने कुलगुरु को वहाँ पर बुलाया और बुलाकर उनसे इस बात का रीज़न जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया, हमारे किए पाप हमारे आड़े आ रहे हैं। हमने जो इतनी हत्याएं की हैं उसके वजह से हमारे खानदान में उन बच्चियों का श्राप लग चुका है, जिसकी वजह से अब शायद हमारे परिवार में कभी किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा। इस पर उस समय के पूर्वज ने पंडित जी से मदद मांगी और उन्होंने कहा, इसका कोई भी उपाय कीजिए, मेरा कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। तब पंडित जी ने एक पूजा हवन विधि सब कुछ करवाया और करवाकर उसके बाद से उन्हें वो जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने की सलाह दी, तभी हमारा वंश आगे बढ़ सकता था। और उन्होंने ऐसा ही किया। उस समय के बाद उस जगह पर कभी कोई नहीं गया और हम इसी वजह से वहाँ पर कभी नहीं जाते, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाएं तो हम शायद उनके श्राप का शिकार फिर से बन सकते हैं। अब ये सारी बातें शांति बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वो वहाँ से बहुत कुछ देखकर महसूस करके आई थी। ये हादसा शांति और उसकी बेटी के लिए बहुत बड़ा हादसा था, जिससे वो दोनों बाल बाल बचकर आ गए थे। उसके बाद कभी भी उन दोनों में से किसी ने उस जगह के बारे में कोई जिक्र कभी नहीं किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से मेरी बहुत मदद हो जाती है और मुझे ये भी पता चलता है कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।